अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जेई कुरिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो आप में से हर कोई अलग अलग जवाब देगा अपने एक्सपोजर के हिसाब से। बट क्या आप जानते हो कि रियलिटी में जेई कुरिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो ऐसा चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं। हाउ दैट कैन बी सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर कि आप कह रहे हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट? अब सोच करके देखो कि क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बिना आप केमिस्ट्री समझ सकते हो, केमिस्ट्री की कल्पना भी कर सकते हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बिना? सारी की सारी केमिस्ट्री में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ही तो है, राइट? इसीलिए मैंने कहा कि वो जेई कुरिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक फाउंडेशन स्टोन की तरह तो काम करता ही है, बट इसके अलावा बहुत सारी कनेक्टेड चीज़ें राइट फ्रॉम चैप्टर 1 आपको इसी चैप्टर से सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिक्स नहीं आते हैं तो दिक्कतें आपको 100% आएंगी केमिस्ट्री समझने में। तो चलिए जल्दी से इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में सबसे पहले रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, इनसे रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, राइट? देन रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना, दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस। देन थर्ड, जब आप बात करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं, इन सेल्स की रिएक्शंस किस तरीके से डिफर करती हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। देन थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं तो रिडॉक्स टाइट्रेशंस। अब यहाँ पे स्टोशियोमेट्री वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये हालांकि आपके चैप्टर में डिफाइंड नहीं है एज सच एनसीईआरटी में, बट रियल सेंस में फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करके आप इसको पढ़ते हैं। देन कोरिजन और उससे रिलेटेड प्रोसेसेस और उनका प्रिवेंशन, उनकी सारी बेसिक नॉलेज यहाँ आ जाती है। और इसके साथ ही जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, वो सारे के सारे जो चीज़ें आपको एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की तरह से दिखाई देंगी और रिडक्शन ऑक्सीडेशन को कंटेन करेंगी, वो सब यहाँ पे आ जाती है। मीन्स देखिए कि कितना वास्ट आपको कवरेज करना पड़ता है। हर जगह जहाँ आप देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको दिखाई देता है, राइट? बॉडी में एजिंग हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है? तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी कनेक्टिविटीज़ जो आपके चारों तरफ है, वो रिडॉक्स के बिना आप नहीं समझ सकते। तो इम्पॉर्टेंस समझ में आती है। अब इन इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स में से थोड़ा सा हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि ईजियर सब टॉपिक्स कौन से हैं और डिफ़िकल्ट सब टॉपिक्स कौन से हैं। तो चलिए पहले ईजियर सब टॉपिक्स को देखते हैं। ईजियर सब टॉपिक्स में सबसे पहले क्या आ गया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशंस। आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में फिर पढ़ा, 11th में जब आए तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आ गए, ठीक है? तो उन्हीं जो डेफिनेशंस को आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं उन्हीं का इम्प्रोवाइजेशन है, इसलिए इजी है। टर्म्स बहुत सुने हुए हैं, डिफ़िकल्ट नहीं लगते, राइट? देन जब आप दूसरी चीज़ की बात करते हो तो रिडॉक्स रिएक्शंस का कंसेप्ट इन रिलेशन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ईजी है, यही तो पढ़ते आए अभी तक, 9th 10th में यही मेजरली पढ़ा है, राइट? देन जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग, ठीक है, सिंपलेस्ट वे में, ईजी है, ये समझ में आता है, इधर ये लगा दो हिट एंड ट्रायल मेथड, फाइन, ठीक है, हो जाएगा, दैट सॉर्ट। देन सिंपल कंसेप्ट्स रिलेटेड टू रिडॉक्स टाइट्रेशन, सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल जो
वन स्टेप रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं या कैलकुलेशंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, वो इजी हैं, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंडामेंटल्स ऑफ कोरोजन। ये सब कोरोजन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वही थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन के साथ यहाँ पे मौजूद रहता है, ठीक है। वो फंडामेंटल चीज़ जो है वो इजी है, हो जाता है। चलिए समझते हैं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स मीन्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के चैलेंजिंग टॉपिक्स या चैलेंजेस कौन कौन से हैं और हम कैसे उसको ग्रिप कर सकते हैं। तो चैलेंजेस में जो सबसे पहला चैलेंज है दैट इज़ द एडवांस्ड कंसेप्ट्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हैं, ठीक है, और उन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स का इलेक्ट्रॉन से कनेक्टिविटी, ठीक है। वो पहली चीज़ है जो चैलेंजिंग आपको लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इन चैप्टर्स को आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है, राइट। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड, राइट। ये कंपैरेटिवली साइंटिफिक मैथडोलॉजीज, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा। कंसेप्ट्स मोर और लेस इनके सेम है। देन द नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या फ़र्क है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें इश्यूज आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रोसेसेस, ये दोनों सेल्स एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, वहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो इनका जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इनको सेम समझ करके ना चलें, जबकि बेसिक्स सेम है। देन इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको आपको फिजिक्स से कनेक्ट करके देखना होगा। पोटेंशियल क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, चार्ज के मूवमेंट और वर्क डन से कनेक्ट करके। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो आप अगर ध्यान रखेंगे तो इनको समझना आसान होगा। देन रिडॉक्स रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और पहलू हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। वो हर चैप्टर में मिलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो ऑक्सीडेशन सीरीज और रिडक्शन सीरीज ये यहीं आप कनेक्ट कर लेंगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में लास्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो होती है रिडॉक्स रिएक्शंस की, उनके फंडामेंटल्स का पता होना। रियल सेंस में ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के फंडामेंटल से कनेक्टेड है, राइट। कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैसे यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपस में कनेक्टेड है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको आइडिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और वहाँ पे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आपको मिलेंगे। अब समझते हैं कि इस चैप्टर को और अच्छे से ग्रिप करने के लिए हमें किस किस चीज़ का और नॉलेज होना चाहिए, मीन्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्री रिक्विसाइट्स क्या है। तो प्री रिक्विसाइट्स में सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शंस और स्टोशियोमेट्री है, इनकी कनेक्टिविटी और इसके फंडामेंटल्स का हमें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, राइट। केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर हमने क्लास 9-10th में पढ़े हैं, ठीक है। स्टोशियोमेट्री हमने फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का वहाँ पढ़ा है। तो इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये प्रॉपर वे में हमारे दिमाग में होनी चाहिए अगर हमें रिडॉक्स को अच्छे से समझना है। खास तौर से जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं वो फंडामेंटल्स हमें तभी क्लियर हो। देन सर्टेनली क्लास जो लोअर क्लासेस में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, दोज डेफिनेशंस विच वर विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, उसका हमें नॉलेज होगा। तो इलेक्ट्रॉन वाला चीज़ मीन्स जो फर्दर इम्प्रोवाइज किया गया है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि रिडक्शन कहते किसे हैं और ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं, तो जो हम एडवांसमेंट पढ़ रहे हैं
वो समझना हमें दिक्कत करे। देन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का आइडिया हमें होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स रखे वो किस तरह की रिएक्टिविटी दिखाते हैं, उनकी नेचर क्या है। पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड जो एलिमेंट्स रखे हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, उनका जो नेचर है वो किस तरह का है, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, ये यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मीन्स मेटल अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है, नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। अगर हम ये दिमाग में रख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमें आ जाती है। इसके अलावा एसिड बेसिस, इनकी बेसिक नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है, राइट। रिडॉक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर हमें ये नॉलेज है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। मीन्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को वास्तव में आप इस चैप्टर में काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ, कोई रिएक्शन आई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें, तो वो रिडॉक्स की रिएक्शन नहीं कहलाएगी या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन रिडॉक्स का क्वेश्चन की तरह से काउंट नहीं होगा, वो एल्डिहाइड के क्वेश्चन की तरह से काउंट होगा, राइट। तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, ये तय है, राइट। जब हम लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस करते हैं तो तीनों ही सालों में जब आप सेक्शन ए देखें चाहे सेक्शन बी देखें, ठीक है, दोनों में ही 0 to 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिली है। मींस जो डिफरेंट पेपर्स हमने स्क्रीन किए हैं उनमें या तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एब्सेंट था या फिर एक क्वेश्चन वहाँ पर फिलर की तरह से प्रेजेंट था। मींस जो वेटेज थी वो वेरी कर रही थी 0 to 4 के बीच में। अगर हम क्यूमुलेटिव तौर पे देखते हैं लास्ट 3 इयर्स में तो सिर्फ 12 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डायरेक्टली इस चैप्टर से आए हैं और 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डायरेक्टली इस चैप्टर से आए हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये चैप्टर मेंस ही नहीं एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर आई कैनॉट इमेजिन कि मेरी सराउंडिंग्स में कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंस रिडॉक्स के बिना होता है। रिडॉक्स की मदद से मैं अपने अगल बगल होने वाले सारे इंसिडेंसेस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कुछ भी हो XYZ, राइट। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये चैप्टर जो दिखने में छोटा लगता है, जो रियल सेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच करके छोड़ देते हैं कि मुझे तो आता है, ये पर्टिकुलर चैप्टर इज़ द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती इस चैप्टर के बिना। तो इसको बहुत अच्छे से ग्रिप करिए, इसकी एक एक लाइन को समझिए, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करिए, राइट। देन ओनली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री।